Linkage, as we have talked about in another video, it refers to the close association between two genes or two DNA segments on a chromosome. तो सहलग्नता के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात कर चुके हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं linkage analysis, how to identify that two genes they are linked to each other, कि उनका जो वंशानुगति है वो एक साथ होगी या वो क्रोमोसोम पर उनकी जो अवस्थिति है वो कितनी दूर है। यह ज्ञात करने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंकेज एनालिसिस पर। तो बाय डेफिनेशन जो लिंकेज एनालिसिस है वो एक तरीका है, एक विधि है जिसके माध्यम से हम किन्हीं दो पॉइंट्स पर क्रोमोसोम पर उपस्थित किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितनी दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं और उन पॉइंट्स का क्या सीक्वेंस है यह ज्ञात किया जा सकता है बाय द मेथड ऑफ लिंकेज एनालिसिस। यह वास्तव में एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम उपयोग करते हैं डिफरेंट जो वंशानुगत ट्रेट्स हैं उनका और उनकी सहायता से जीन्स की मैपिंग करते हैं। वी नो इट वेरी वेल कि कोई भी अगर हम मैप बनाते हैं तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी लोकेशंस हैं, उनके मध्य क्या दूरी है और उनकी एक दूसरे के सापेक्ष क्या अवस्थिति है। सो linkage analysis helps us in mapping the genes present on a chromosome. जो लिंकेज एनालिसिस है यह वास्तव में रिकॉम्बिनेशन का उपयोग करते हुए अर्थात दो जीन्स या दो डीएनए सेगमेंट्स के मध्य कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी मियोसिस के समय उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या नहीं और किस ऑर्डर का कितना रिकॉम्बिनेशन कितनी क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो ज्ञात करता है, जिससे यह पता चल जाता है कि जो दो हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जीन भी हो सकते हैं और नॉन जीन्स भी हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ वंशानुगत हो रहे हैं या उनमें पृथक पृथक वंशानुगत हो रहे हैं, उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर संभव हो पा रही है। इसको भी टेस्ट करने का काम लिंकेज एनालिसिस द्वारा सहजता से किया जा सकता है कि जो इनके मध्य रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इन दो लोकाई के मध्य जो हम कंसिडर कर रहे हैं, that is basically directly proportional to the distance between them. अर्थात यदि दो जीन्स या दो डीएनए सीक्वेंसेस के मध्य डिस्टेंस कम होगा तो उनके मध्य रिकॉम्बिनेशन की जो रेट है, दर है, वो कम होगी और यदि इनके मध्य डिस्टेंस अधिक हुआ तो अधिक बार रिकॉम्बिनेशन संभव है, क्रॉसिंग ओवर संभव है। वास्तव में with the advancement of different techniques, linkage analysis दो प्रकार से किया जा सकता है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पर यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ पैरामेट्रिक लिंकेज एनालिसिस की, विच इज़ ऑफ बेसिकली यह वो तरीका है जो सबसे पहले उपयोग में लिया गया और इसमें हम उपयोग करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न का। उसको एनालाइज करके हम रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज ज्ञात करते हैं। जो अभी मैं बार बार बात कर रही हूँ दो लोकाई या लोसाई
जीन शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो डीएनए सेगमेंट्स हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ लिंकेज एनालिसिस, ये जीन्स हो सकते हैं जो कोई ट्रेट उत्पन्न करें, जिसके आधार पे मेंडेलियन जेनेटिक्स चलती है या जिसका उपयोग हम पैरामीट्रिक जीन एनालिसिस में करते हैं। तो वो जीन्स हो सकते हैं या वो जेनेटिक मार्कर्स हो सकते हैं। जेनेटिक मार्कर्स बेसिकली ऐसे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं जिनका कार्य हमें ज्ञात नहीं होता, उनकी सीक्वेंस ज्ञात है, उनकी उपस्थिति ज्ञात है, पर उनका वास्तव में क्या कार्य है वो ज्ञात नहीं है। सो दे आर एनोनिमस सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। उनका जब हम उपयोग करते हैं ऑफ दीज जेनेटिक मार्कर्स लिंकेज एनालिसिस के लिए, तो जो दो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, पहला हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि क्रोमोसोम पर वो कहाँ पर स्थित है, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि उनमें आपस में चाहे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की विभिन्नताएं पाई जाएं या उनकी लंबाई की, there ought to be variations of these genetic markers among the individuals, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये जो नॉन जीन मार्कर्स हैं जिनको हम जेनेटिक मार्कर्स कह रहे हैं, ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स या VNTRs, शॉर्ट टैंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म्स दैट इज STRPs, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स SNPs। यह क्या होती हैं इसका जिक्र हम कर चुके हैं जीनोम वाले वीडियो में, और इनका क्या उपयोग है फॉर जीन मैपिंग वो हम जीन मैपिंग वाले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर इनका जिक्र इस रेफरेंस में हुआ है कि जो लोसाए है, लोकाए है, विच आर यूज्ड फॉर लिंकेज एनालिसिस, वो जीन भी हो सकते हैं जिनका कोई ट्रेट उत्पन्न हो रहा है, लक्षण जो डेवलप हो रहा है, या नॉन जीन डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ अनोनिमस फंक्शंस, वो भी हो सकते हैं। तो इस समय हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी पैरामीट्रिक लिंकेज एनालिसिस को समझने के लिए हम उस एक्सपेरिमेंट का उपयोग करेंगे जिसके आधार पर मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रतिपादित की थी। मॉर्गन ड्रोसोफिला पर क्रॉस कर रहे थे और उनके क्रॉस he was trying to imitate the Mendelian process। तो उन्होंने ड्रोसोफिला के 2 इंडिविजुअल्स लिए विच वर प्योर ब्रीडिंग, और एक बार में उन्होंने 2 ट्रेट्स कंसिडर किए। एक इंडिविजुअल दोनों ट्रेट्स के लिए, यानी बॉडी कलर, एक में ग्रे है एक में काला, और दूसरे इसके जो पंख हैं, विंग्स हैं, एक में नॉर्मल विंग्स हैं और एक में वेस्टिजियल यानी बहुत छोटे हैं। तो इन 2 लक्षणों का उपयोग किया उन्होंने, और दोनों लक्षणों के लिए उन्होंने प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स लिए। डोमिनेंट ट्रेट व ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स, एंड द रेसेसिव अप्रभावी लक्षण थे ब्लैक बॉडी कलर विद वेस्टिजियल विंग्स। और इन दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को जब क्रॉस किया, हाइब्रिडाइज किया, तो F1 संतति में सभी जो इंडिविजुअल्स प्राप्त हुए वो ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग युक्त ही थे फिनोटिपिकली, लक्षण प्रारूपिक रूप में। लेकिन जीन प्रारूपिक
इनका दे वर हीट्रोजाइगस, ये विषम युग्मजी थे, क्योंकि दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स से जो हमारे को गैमीट्स प्राप्त हुए उनके फ्यूजन के फलस्वरूप ये प्राप्त हो रहा है, अतः इट इज हीट्रोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। अब इस F1 जनरेशन में प्राप्त ड्रोसोफिला को मॉर्गन ने टेस्ट क्रॉस किया। अभी तक हमने बात करी थी कि टेस्ट क्रॉस का उपयोग होता है इन ऑर्डर टू एनालाइज कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। मॉर्गन के इस प्रयोग के द्वारा ये जो टेस्ट क्रॉस था उससे यह परीक्षण किया गया कि ये जो दो जीन्स हैं जो इन दो विभिन्न लक्षणों के लिए जिम्मेदार हैं वे सेम क्रोमोसोम पे हैं या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे, और सेम क्रोमोसोम पे भी हैं तो ये दोनों क्या बहुत पास पास हैं या इनकी स्थिति बहुत दूर है। बिकॉज बेसिकली मॉर्गन वॉज वर्किंग फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि क्रोमोसोम्स कैसे लक्षणों को की वंशानुगति के लिए जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने जब इस F1 जो अपना ड्रोसोफिला है इसको टेस्ट क्रॉस किया, अर्थात समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले ड्रोसोफिला से जब इसको क्रॉस किया तो उनको जो संतति प्राप्त हुई उनको 4 प्रकार के इंडिविजुअल्स प्राप्त हुए, एंड दिस इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जो ये 4 प्राप्त हुए दे वर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों जीन्स अपने समयुग्मजी प्रभावी कारकों के रूप में उपलब्ध था। दिस अगेन वाज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों जीन्स या अपने समयुग्मजी अप्रभावी कारकों के रूप में उपलब्ध थे, ये वाला पेरेंट। और इन दोनों के अतिरिक्त उनको कुछ इंडिविजुअल्स प्राप्त हुए जिनका कलर ग्रे था लेकिन विंग्स वेस्टिजियल थे। दैट मीन्स इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। और एक प्राप्त हुआ उनको जिसमें बॉडी कलर ब्लैक था और विंग्स नॉर्मल थे। तो दीज टू दे वर रिकॉम्बिनेंट्स। और ये रिकॉम्बिनेंट्स क्यों प्राप्त हुए? ये रिकॉम्बिनेंट्स प्राप्त होने का सीधा सा कारण था कि जो आपका ये जो फीमेल पेरेंट है इससे जो गैमीट्स प्राप्त हुए वो मियोसिस के कारण बने। नो, ये अपने बॉडी कलर को डिफाइन कर रहे हैं और ये वेस्टिजियल विंग्स को डिफाइन कर रहा है। आई मीन विंग्स को, ये नॉर्मल विंग्स आ गए और दिस इज द recessive allele for these two। तो जब इसका मियोसिस हुआ एक ये गैमीट बन गया, दूसरा गैमीट ये बन गया, और यदि इन दोनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर हो जाए जो प्रोफेज 1 में होती है तो हमारे को रिकॉम्बिनेंट प्राप्त होंगे, या जो हमको गैमीट्स प्राप्त हो रहे हैं वो दे आर फॉर द ग्रे कलर एंड वेस्टिजियल विंग्स, and the other is for your black colored body और normal wings, क्योंकि इन दोनों जीन्स के मध्य क्रॉसओवर हो गया है इस पॉइंट पर। तो एक ये गैमीट मिल रहा है और दूसरा गैमीट हमें ये मिल रहा है। सो these are the
four types of gametes that are being produced by the female individual, और जो मेल इंडिविजुअल है वो हमने लिया है रेसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, होमोजाइगस रेसेसिव, तो उससे एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो जो भी लक्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं दे आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द फीमेल पेरेंट, या जो फीमेल पेरेंट का जो जीनोटाइप है उसके कारण प्राप्त हो रहा है, इसलिए टेस्ट क्रॉस, क्योंकि जो लक्षण प्रारूप है दैट इज द डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज बीइंग टेस्टेड फॉर। अब क्या क्या संभव था मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से? अगर देखें तो बराबर मात्रा में गैमीट्स बने और हमको रेशियो प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हेट्रोजाइगस है हमारा जो फीमेल यूज कर रहे हैं, तो हमारे को प्राप्त होने चाहिए 1:1:1:1 में। ये तब भी संभव है जब ये जो दोनों हमारे जीन्स हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अवस्थित हो, ताकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये अलग हो जाएं क्रोमोसोम्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। या दूसरी चीज हो सकती है कि ये आपस में बहुत दूरी पे उपस्थित हों, ताकि इनके बीच में इंडिपेंडेंट, मतलब दे वर्क अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन जेनेटिक्स, इनके मध्य, इन दोनों जीन्स के मध्य एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो हमें ये चारों जो इंडिविजुअल्स प्राप्त हुए ये 1:1:1:1 के अनुपात में प्राप्त होते। दूसरा हो सकता था कंडीशन कि ये दोनों जीन्स इतने पास में एक ही क्रोमोसोम पे अवस्थित हो कि इनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो सिर्फ पिछले स्लाइड पे जैसे हमने देखा दो ही प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होंगे और कोई नया कॉम्बिनेशन, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो अलील्स हैं ये मियोसिस के समय में एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के अनुरूप नहीं है, बिकॉज दीज टू जीन्स दे आर अनेबल टू assort independently of each other। लेकिन जब मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये जो उसकी संतति प्राप्त हुई उसको का काउंट किया तो उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ देम वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन की थी, और जो अपने नए रिकॉम्बिनेंट्स थे उनकी मात्रा बहुत कम थी, उनके जो संख्या थी, मात्रा नहीं संख्या, because he counted the individuals that were obtained in the F2 generation of this test cross। तो उन्होंने देखा कि जो ग्रे विद नॉर्मल पेरेंट था वो भी ज़्यादा संख्या में था, और जो ब्लैक विद वेस्टिजियल विंग्स था वो कॉम्बिनेशन वाले इंडिविजुअल्स भी संख्या में अधिक थे एज कंपेयर टू द न्यू रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस्ड। उन्होंने ये इस चीज को, इस जो उनका डेटा आया उसको समझाने के लिए ये कहा कि ये सिर्फ तब संभव है जब जो दोनों जीन्स हैं वो पास पास सिचुएटेड है और उनके मध्य कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण ये दोनों जीन्स अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं at the time of gamete formation। Now we know that this rearrangement of gene at the time of gamete formation
वो मियोसिस के समय में होता है, क्योंकि मॉर्गन ने जब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रतिपादित की थी तब मियोसिस आदि का ज़्यादा ज्ञान नहीं था. नाउ वी नो दैट एट द टाइम ऑफ मियोसिस ये जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यह अपना कुछ सेगमेंट एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप जो गैमीट्स प्राप्त हो रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स प्राप्त होते हैं अलोंग विद द पेरेंटल कॉम्बिनेशन. तो यदि रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स की संख्या कम होगी तो इंडिविजुअल्स having this new combination will be less. और मॉर्गन का ये जो रिजल्ट था जिसमें मॉर्गन ने कहा कि जो रिकॉम्बिनेशन का प्रतिशत है वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों जीन्स के मध्य कितनी दूरी है, क्योंकि ये नए कॉम्बिनेशन सिर्फ तब संभव थे मॉर्गन के अनुसार जब उनके मध्य रीअरेंजमेंट ऑफ दीज जीन्स दे टेक प्लेस. तो उन्हीं के शिष्य थे स्ट्रूटवेंट. उन्होंने 1930s में सबसे पहले इस चीज को प्रतिपादित किया कि जो मॉर्गन के जो रिकॉम्बिनेंट्स प्राप्त हो रहे हैं यदि हम इनका प्रतिशत ज्ञात करें तो हम उनकी सहायता से जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं, अर्थात क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन उपस्थित है, किस सीक्वेंस में है और उनके मध्य डिस्टेंस क्या है. तो स्ट्रूटवेंट ने व्हाट जो नए हमको कॉम्बिनेशंस प्राप्त हो रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिस्टेंस भी ज्ञात किया और उनकी सापेक्ष स्थिति भी ज्ञात की उन जीन्स की जो ये कैरेक्टर्स उत्पन्न कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने जितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको और जो नए रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं उनकी संख्या याद करी और उसके आधार पर उसकी फ्रीक्वेंसी याद कर ली. तो जो रिकॉम्बिनेशन मतलब जिस अंश में टोटल संख्या का वो पार्ट टोटल संख्या ऑफस्प्रिंग्स की उनमें से जितने रिकॉम्बिनेंट्स प्राप्त हो रहे थे that was a direct indication of the distance between the two genes. और इसी आधार पर जेनेटिक मैप्स डेवलप किए. स्ट्रूटवेंट ने यह देखा कि मतलब द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप मतलब हम जब कोई मैप तैयार करते हैं तो हमें एक इकाई चाहिए. इकाई मतलब जो हम फिजिकली डिपिक्ट कर रहे हैं मैप में उसमें व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट डिस्टेंस ऑन दैट मैप. तो वो यूनिट है सेंटीमॉर्गन. और एक सेंटीमॉर्गन का मतलब है कि उन दो लोकेशन जिनके मध्य डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन है उनके मध्य 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. तो द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन was taken as the direct indication of the distance between these genes under consideration. वास्तव में अगर हम फिजिकली देखें ये तो जीन्स की भाषा में है कि दो जीन्स के मध्य रिकॉम्बिनेशन. फिजिकली अगर हम देखें तो इनके मध्य ये जो दूरी है इट इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके संख्या के आधार पर हैं. तो दिस वन
परसेंट रिकॉम्बिनेशन या 1 सेंटीमॉर्गन वास्तव में इट इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स। तो जेनेटिक मैप्स जिसमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के आधार पर दो जीन्स के मध्य डिस्टेंस या उनकी पोजीशन ज्ञात की जाती है। और यही बात जब हम आगे वाले वीडियोस में फिजिकल मैप्स की करेंगे तो हम एक्चुअल डिस्टेंस मतलब कितने उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने बेस पेयर्स हैं, जब हम इस पैरामीटर पे बात करते हैं या मैप डेवलप करते हैं तो वो होते हैं फिजिकल मैप्स। और दो पॉइंट्स के बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ के टर्म्स में जब हम मैप डेवलप करते हैं तो वो मैप्स होते हैं जेनेटिक मैप्स। तो आइए एक बार ये देख लें यहाँ पर कि स्टूडेंट ने जो जेनेटिक मैप तैयार किए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन वो कैसे किए। उन्होंने दो जीन्स के मध्य जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था उसकी प्रतिशत ज्ञात करी। प्रतिशत का मतलब है कि सपोज जो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो आउट ऑफ 100 45 आर ऑफ वन टाइप डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट के हिसाब से, अनदर 45 दे आर ऑफ रेसेसिव पेरेंट के हिसाब के, और 5% बिकॉज हम 100 की बात कर रहे हैं, 5 दे आर एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट एंड अनदर 5 दे आर दूसरे प्रकार का रिकॉम्बिनेंट। तो दोनों प्रकार के जो ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, नए कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहे हैं हमें, कुल ऑफस्प्रिंग्स में इनका अनुपात क्या है, दैट इज द आपका रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। तो ए और बी जीन के मध्य उन्होंने जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज्ञात किया वो उन्होंने देखा कि इट वाज 9.5%, दैट इज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स 9.5 ऑफस्प्रिंग्स में there was a recombination of this A and B. Similarly, B और C के मध्य जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज था उनके एक्सपेरिमेंट में दैट वाज 9%। और जब उन्होंने A और C जीन को कंसिडर किया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, तो A और C के मध्य जो उनका रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज प्राप्त हुआ दैट वाज 17%। यह कब संभव है? यह सिर्फ तब संभव है बिकॉज वी नो दैट 9.5 प्लस 9 ये मिलकर के ही अप्रोक्सीमेटली 17 होंगे। तो इसलिए इन्होंने एक तो इनके मध्य क्या डिस्टेंस है वो ज्ञात कर लिया, 9.5 सेंटीमॉर्गन, देन 9 सेंटीमॉर्गन, और इन दोनों के बीच में 17 सेंटीमॉर्गन, और उनकी अवस्थिति द सीक्वेंस इज पॉसिबल। ये वाले जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज हैं ये सिर्फ तभी संभव है जब जो बी जीन है वो ए और सी के मध्य उपस्थित हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ने मेकिंग यूज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज डिफरेंट जीन्स की अवस्थिति और उनके बीच का डिस्टेंस ज्ञात किया। तो एक बार अगर हम लिंकेज एनालिसिस को थोड़ा रिवाइज कर लें तो वी नो दैट दिस लिंकेज एनालिसिस it is based on the phenomena of genetic recombination। जो रिकॉम्बिनेशन है वो मियोसिस के समय में होता है और उसके कारण जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसके अतिरिक्त different combinations of the genetic material is obtained। लिंकेज एनालिसिस के द्वारा हम वी आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स, यानी कितने रिकॉम्बिनेशन हुए किन्हीं दो लोकाई के मध्य, और
उसके आधार पर जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज है या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, उसके आधार पर हम जीनोम में उसकी लोकेशन ज्ञात करते हैं हमारे जीन्स या जेनेटिक मार्कर्स ऑफ इंटरेस्ट की। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है लिंकेज एनालिसिस का, वो ये है कि जो दो जीन्स हैं या डीएनए सेगमेंट्स हैं, उनके मध्य का जो डिस्टेंस है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। यदि परसेंटेज ऑफ जो रिकॉम्बिनेशन है वो अधिक है, अर्थात जो दोनों जीन्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं, यानी जितनी अधिक दूरी होगी दोनों जीन्स के मध्य, उतना ही अधिक रिकॉम्बिनेशन संभव है। जो लिंक्ड जीन्स हैं वो द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है, परमिसिबल maximum limit of recombination frequency between two genes is 50%। क्योंकि हमने देखा मियोसिस के समय में दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमीट्स हैं, और जो हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक क्रॉस ओवर की बात करें तो उसमें ओनली 2 ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स दे आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, इसलिए 50% से लेस ही होगी। तो ऑल्दो जो रिकॉम्बिनेशन की रेट्स हैं वो थ्रू आउट द जीनोम दे आर नॉट यूनिफॉर्म, पर जेनेटिक एनालिसिस काफ़ी हद तक किया जा सकता है यूजिंग दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज एनालिसिस। तो इस लिंकेज एनालिसिस बेसिकली इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हम जीन मैप्स तैयार करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, जो बहुत से यूकारियोट्स की हो चुकी हैं, चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम। अरेबिडोप्सिस थैलियाना वाज द फर्स्ट प्लांट जिसका जीन सीक्वेंस ज्ञात की जा चुकी है, और ये सब एक श्रृंखला में, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से, स्टार्टिंग फ्रॉम द linkage analysis right up to the genome sequencing. So gradually in different tutorials we will try to develop an understanding of these different phenomena.